हेलो दोस्तों, आपका टारगेट विद अतुल में स्वागत है। और बताइए, बढ़िया है। तो चलिए आज मैंने 231 तक क्वेश्चन संविधान के, भारत के संविधान घटना चक्र यूपीएसआई का क्वेश्चन मैंने करा दिया था। आज मैं 232 से शायद 265 तक मैंने क्वेश्चन कराऊंगा और बहुत कम ही बचे हैं। शायद मैं परसों तक पूरी प्रीवियस ईयर पेपर ख़त्म कर दूं, इसके बाद मैं मूल विधि शुरू करूंगा। तो चलिए आज से 232 से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार। संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है कि नैसर्गिक अधिकार है। तो आपका इसमें सही होगा कि एक कानूनी अधिकार है। ठीक है, चलिए आगे इसका व्याख्या देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 326 में लोकसभा, राज्य विधानसभा के लिए निर्वाचनों के वयस्क मताधिकार के आधार पर होने की बात कही गई है, परंतु मत देने का अधिकार वैधानिक सीमाओं के अधीन होने के कारण विधिक या कानूनी अधिकार ही है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसे विधिक अधिकार यानी स्टैट्यूटरी राइट्स ही माना है। ठीक, आगे चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय चुनाव सबसे बड़ा है? तो आपका बाड़मेर राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश में, और लद्दाख उत्तराखंड। तो इसमें आपका लद्दाख। भारत के संसदीय चुनाव क्षेत्र में क्षेत्रफल की दृष्टि से लद्दाख सबसे बड़ा चुनाव क्षेत्र है, जबकि लक्षद्वीप इस दृष्टि से सबसे छोटा चुनाव क्षेत्र है। लद्दाख जो है सबसे बड़ा चुनाव क्षेत्र है और लक्षद्वीप सबसे छोटा चुनाव क्षेत्र है। चलिए 234वां क्वेश्चन। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे? तो के सुंदरम, सुकुमार सिंह, जीवी मावलकर, टी स्वामीनाथन। तो इसमें आपके जो है सुकुमार सेन। ठीक है, आगे चलते हैं। और आपके जीवी मावलकर क्या हैं? लोकसभा अध्यक्ष, सबसे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। इनका कार्यकाल 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक था। वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा है। ये आप देख लीजिएगा, इसमें वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक संवैधानिक निकाय है जिसे अनुसूचित जातियों के शोषण के खिलाफ सुरक्षा उपायों को प्रदान करने और उनके सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक, सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। तो इसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम समिति, अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग। तो इसमें आपका दोनों सही है। देखते हैं आगे। अच्छा, राष्ट्रीय मानवाधिकार तीसरा ऑप्शन, अनुसूचित जाति योजना आयोग। तो इसमें आपका जो सही होगा वो आपका होगा ये वाला, आपका इसमें सही होगा अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग। अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग। इसमें स्टेटमेंट नहीं है, मैंने सोचा स्टेटमेंट वाला दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसमें आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान है। यह एक संवैधानिक निकाय है जिसे अनुसूचित जातियों के शोषण के खिलाफ सुरक्षा उपायों को प्रदान करने और उनके सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक एवं सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। ठीक, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? तो आपका ऑप्शन 343 की 344 है कि 345 की 346। तो इसमें आपका है राज्य की भाषा या भाषा अपनाने की प्रक्रिया जो है 345 में है। ठीक, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 345 के अंतर्गत राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है। इसमें किसी राज्य का विधानमंडल उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक का राजभाषा के रूप में प्रयोग कर सकेगा, जबकि अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा के संबंध में है। अनुच्छेद 344 में राजभाषा के संबंध में आयोग तथा समिति का गठन। अनुच्छेद 346 में आपका अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के संबंध में है और अनुच्छेद 344 में राजभाषा के संबंध में आयोग तथा समितियों का गठन है। अनुच्छेद 46 में क्या है? अनुच्छेद 346 में दो राज्यों के बीच पत्रादि की राजभाषा का प्रयोजन है। ठीक है, आगे चलते हैं। संविधान के अनुसार इनमें से कौन सी भारत की राष्ट्रीय भाषा है? तो भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। अंग्रेजी है, हिंदी है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों है। तो आपका हिंदी और अंग्रेजी भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। सॉरी, इसे भारत का कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन यूपीएससी में आया है। संविधान के अनुसार इनमें से कौन सी भारत की राष्ट्रीय भाषा है? तो कोई राष्ट्रीय भाषा है कि नहीं है, भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। संविधान के अनुसार भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। अनुच्छेद 343 के में राजभाषा का उपबंध है। इसमें कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? 5 वर्ष। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। फिर आगे देखते हैं। कि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। तो इसमें आपका आंसर होगा सी, 6 वर्ष या 6 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। ठीक, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त के अधिकार, वेतन, भत्ते आदि समान है। उन्हें वही वेतन मिलता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को प्राप्त होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त अपने पद पर 6 वर्ष तक या अधिकतम 65 वर्ष तक बने रहते हैं जो भी पहले आए, तथा उन्हें उसी रीति से हटाया जा सकता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए वर्णित है। ज्ञातव्य है कि चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु जो पहले आए होता है। संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा लोक सेवकों के संबंध में सच है? तो आपका अनुच्छेद 309 भर्ती और सेवा
शर्तों के नियमित करने के लिए संसद को अधिकार देता है कि 311 कहता है कि अखिल भारतीय सेवाओं का कोई भी सदस्य नियुक्त करने वाले अधिकारी के किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा हटाया या निकाला जा सकता है। तो इसमें आपका क्यों गलत है, तो इसमें आपका क्या है 309 भर्ती, ये वाला सही है और ये भी सही है, आपका पी और क्यू दोनों सही हैं। ठीक है, इसमें आपके क्या हैं, दोनों सही हैं। प्रश्न में दिए गए दोनों कथनों संविधान के अनुच्छेद 309 311 के अनुसार सत्य हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और आगे चलते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है लोकसभा द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, कि राष्ट्रपति द्वारा, कि मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो इसमें आपका राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324(2) के अनुसार भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक, आगे चलते हैं। भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है। भारत का संविधान जो है निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है। तो आपका अनुच्छेद 321 के अंतर्गत, के अनुच्छेद 322 के अंतर्गत, के अनुच्छेद 323 के अंतर्गत, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। तो आपका इसमें अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत संसद राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पदों के निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। ठीक, आगे चलते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन करता है। एक कॉलेजियम जिसमें राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश और महान्यायाधीश शामिल होते हैं। एक कॉलेजियम जिसमें राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, निर्गामी मुख्य आयुक्त और भारत के उपराष्ट्रपति शामिल होते हैं। और आगे कि राष्ट्रपति होते हैं कि संसद होते हैं। ठीक, तो इसमें आपका जो है नियुक्त करता है तो वो आपका कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में उपबंध है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन, राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ठीक, आगे चलते हैं 243वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है। तो लोकसभा सभा का, कि राज्यसभा का, राष्ट्रपति की, स्थानीय निकाय होगा। तो इसमें जो आपका है स्थानीय निकाय होगा चुनाव, ये चुनाव निर्वाचन आयोग नहीं करता। संसद राज्य विधानमंडलों तथा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित किया जाता है, जबकि अनुच्छेद 243 का एवं 243 ZA के तहत क्रमशः पंचायती एवं नगर पालिका अर्थात स्थानीय निकायों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोगों द्वारा कराया जाता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन के संबंध में निम्न में से कौन सा सच है। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू किया जाता है तो संसद को उस राज्य के संबंध में राज्य सूची में दिए किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है। ये बिल्कुल सही है।
आगे चलते हैं। राष्ट्रपति शासन के तहत किसी राज्य में संसद द्वारा बनाया गया कानून राष्ट्रपति शासन के बाद भी प्रभावशाली रहेगा। तो ये भी सही है। तो आपका इसमें पी और क्यू दोनों सही है। आपका पी और क्यू दोनों सही है। चलिए आगे इनकी व्याख्या देख लेते हैं। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है तो संसद को उस राज्य के संबंध में राज्य सूची में दिए गए किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने का अधिकार होता है। राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत किसी राज्य में संसद द्वारा बनाया गया कानून राष्ट्रपति शासन के बाद भी प्रभावशील रहता है। किंतु इसे राज्य विधायिका द्वारा पुनः लागू या संशोधित किया जा सकता है। अतः पी और क्यू दोनों सत्य हैं। ठीक, आगे चलते हैं। 245वां क्वेश्चन, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? राष्ट्रपति शासन किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा वापस लिया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन के खंडन के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य नहीं है। तो आपका इसमें दोनों सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा वापस लिया जा सकता है तथा राष्ट्रपति शासन के खंडन के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य नहीं है। अतः कथन दोनों सही हैं। भारतीय गणराज्य में शब्द का तात्पर्य संविधान की 356 में संबंधित है। राज्यपाल शासन, आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, कर्फ्यू। तो इसमें आपका क्या है? राष्ट्रपति शासन। भारतीय गणराज्य में राष्ट्रपति शासन शब्द का तात्पर्य संविधान की अनुच्छेद 356 से संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रपति शासनाधीन राज्य का बजट किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा की, राज्यसभा, राज्यपाल, राष्ट्रपति। तो आपका इसमें लोकसभा। किसी राज्य में जब राष्ट्रपति शासन लागू रहता है तो उस राज्य का बजट लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। यही, किसी राज्य में जब राष्ट्रपति शासन रहता है तो उसका जो बजट होता है वो आपका लोकसभा में प्रस्तुत होता है। याद रखिएगा क्वेश्चन। भारतीय संविधान के समवर्ती सूची की धारणा की दिशा किस देश के संविधान से ली गई है? तो जापान से, कनाडा से, कि ऑस्ट्रेलिया से, कि यूएसए से। तो आपका इसमें है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। वर्तमान में समवर्ती सूची के अधीन 52 विषय हैं। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय 9 की 10, 11 की 12। तो आपका इसमें कितने हैं? 12। वर्तमान में भारत के संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां ही थी। नवीन समाविष्ट अनुसूचियां 9, 10, 11 और 12 क्रमशः संपत्ति अधिग्रहण, दल बदल, पंचायती राज और नगरीय निकायों से संबंधित है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची भारत के संविधान की अनुसूची में शामिल है। तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सूची भारत के संविधान में पहली अनुसूची में शामिल है। ठीक है,
भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सूची का उल्लेख किया गया है। प्रश्नकाल में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, किंतु 31 अक्टूबर 19 के बाद 28 राज्य तथा 9 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश अब यहाँ 8 हो गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा समाप्त कर उसे जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख नामक 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गई हैं? तो आपकी कौन सी भाषा जोड़ी गई है, तो इसमें देख लेते हैं। अंग्रेजी, सिंधी, मराठी, संस्कृत। नहीं, ये गलत है। संस्कृत, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, ये भी गलत है। आपका सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, यही आपका सही। मराठी, उड़िया, कुड़ी, ये भी गलत है आपका। भारत के मूल संविधान में 8वीं अनुसूची के तहत मूलतः 14 भाषाएं थी। 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को तथा 71वें संविधान संशोधन द्वारा नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी को इसमें शामिल किया गया। ठीक, 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को, 71वें संविधान संशोधन द्वारा नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी को इसमें शामिल किया। 92वें संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किए जाने के साथ अब इसमें कुल 22 भाषाएं हैं। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में बनाया गया? अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष बनाया गया? तो ये आपका 1980 में कि 1989, 1990 कि 1992। तो आपका इसमें क्या है? 1992। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग को वर्ष 1992 में एक अधिनियम द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इस आयोग में एक अध्यक्ष, 6 अन्य सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान है। इस आयोग का मुख्य कार्य संघ तथा राज्य सरकारों के अधीन अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना है। निम्नलिखित में से किस देश को अलिखित संविधान है? किस देश का अलिखित संविधान है? तो यूएसए, यूके, पाकिस्तान, भारत। तो आपका इसमें क्या है? यूके। यूके ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। यहाँ संसदीय परंपराओं के आधार पर शासन होता है। यूएसए, पाकिस्तान और भारत के संविधान लिखित है। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? वेबल प्लान, क्रिस्ट मिशन, ऑगस्टन ऑफर, कैबिनेट मिशन। तो संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो कैबिनेट मिशन। ठीक है, याद रखिएगा। भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्ताव के तहत वर्ष 1946 में किया गया था। संविधान का सभा का गठन संविधान के निर्माण के लिए किया गया था। ठीक, आगे चलते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो यह यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है। तो सही है, ये यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है। भारतीय संविधान में बिल्कुल सही बात है ये,
क्योंकि आपका एक्ट भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ठीक। और दूसरा क्या है, इस अधिनियम का एक प्रमुख प्रावधान था ब्रिटिश भारत को 15 अगस्त 1947 से दो नए पूर्णतः संप्रभुता संपन्न अधिराज्य भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया गया। बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। तो आगे चलते हैं। ये देखिए डी दोनों सही हैं, ये आपके दोनों सही हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 यूनाइटेड किंगडम की संसद की एक अधिनियम है। इस अधिनियम का एक प्रमुख प्रावधान था ब्रिटिश भारत को 15 अगस्त 1947 से दो नए एवं पूर्णतः संप्रभुता संपन्न अधिराज्य भारत एवं पाकिस्तान से विभाजित करना। अतः ए तथा बी दोनों वक्तव्य सही हैं। भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कि डॉक्टर B.N. राव, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आपका इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। भारत की संविधान सभा के सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, जबकि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए थे। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी हुए। आगे चलते हैं। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र बन गया। पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र बन गया 26 जनवरी 1949 को कि 26 जनवरी 1951 को कि 26 नवंबर 1930 को 26 नवंबर 1949 को। तो 26 नवंबर 1949 को भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र बन गया, ठीक। आगे चलते हैं। 26 नवंबर 1950 को भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना, क्योंकि संविधान सभा द्वारा संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना को 26 नवंबर 1950 को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित किया गया तथा संविधान के कुछ अनुच्छेद को तत्काल लागू कर दिया, जबकि शेष संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। आगे चलते हैं। तो आज इतना ही, 257 क्वेश्चन तक ही आज इतना ही। तो मैंने आपसे 265 कहा था, लेकिन आज इतना ही करते हैं, 257 तक। कल पूरा शायद पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पूरा घटना चक्र UPSI का मैं करा दूंगा। तो प्रीवियस ईयर पेपर, तो आज इतना ही करते हैं, ठीक है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर कर दीजिए, आपका बहुत फ़ायदा होगा इससे। और आपको खुद आप पढ़िए इसको पूरा, आपको खुद ही समझ में आएगा कि कितना फ़ायदा है। तो चलिए, तो जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।